श्री एसपी सिंह बघेल साहब को मुझे लगता है आने के बाद एक तालियों के साथ स्वागत जरूर करें। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। अब मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं सर, आप एसपी सिंह बघेल साहब मंत्री का पद है, लेकिन उसके बाद क्योंकि 8 साल तो जब सरकार के अच्छे दिन चलते हैं तो मंत्री हो रंक हो सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके जीवन का जो संघर्ष का जो दौर रहा है, जितना मैंने समझा, जब आप लगातार पहले आप सांसद का चुनाव लड़े, आपको राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद दोबारा विधायक बनते हैं, फिर आप चुनाव जीतते हैं, और जिस बेल्ट से आप चुनाव जीतते हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वो बेल्ट ऐसी बेल्ट है जो पुराने वहां के जो क्षेत्रीय पार्टी वहां की थी, जो दबंग पार्टी जिसको बोलते थे, उस पार्टी को आप हरा करके आप वापस सत्ता में आते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि राजनीति के शेर कहे जाते हैं एसपी सिंह बघेल साहब, तो एक बार इनका तालियों से जरूर स्वागत करें, क्योंकि राजनीति में शेर बहुत कम है। राजनीतिक की तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शेर बहुत कम है। सर, 8 साल बेमिसाल हम बात कह रहे हैं सर, कितने आप इस बात को कितना आप अग्री करते हैं सर, और किस रूप में आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताना चाहेंगे? 70 साल में जो बाकी लोगों ने नहीं किया वो 8 साल में हुआ है, इसलिए ये 8 साल बेमिसाल है। इसमें एक चर्चा मैं देख रहा हूँ, सब 8 साल पर ही चर्चा हो रही है सारी चैनल्स पे, अखबारों में। एक बात का जिक्र नहीं हो रहा है कि ये 8 साल बेमिसाल एक संदर्भ में वास्तव में सबसे अलग है। ये लुटियन जोन जो है, ये काजल की कोठरी है, जहाँ पर ये कृषि भवन, रेल भवन, शास्त्री भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आदि आदि, और उस काजल की कोठरी में 8 साल से अपने मंत्रिमंडल के साथ कोई रह रहा हो और 8 साल में उसके दामन पर एक काला दाग ना हो, ये 8 साल बेमिसाल की सबसे बड़ी बेमिसाल उदाहरण देना चाहूँगा। क्योंकि विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, ये दोनों चीज़ें कभी साथ चली नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 8 साल हुआ। जब मैं याद करता हूँ कि नेहरू जी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, कृष्णा मेनन साहब रक्षा मंत्री हुए, जीप घोटाला हो गया था। बीच के घोटालों का जिक्र इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हिडन थे, तब न सोशल मीडिया थी, ना ये इंस्टिंक्ट्स होते थे, ना तब ये था कि जितने लोग देश में हों उतने टेप रिकॉर्ड हों आज की तरह। तब ये भी नहीं था देश में जितने लोग हों उतने ही कैमरा हों जो आज है। तो आज मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके 2 कैमरे चल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब पर कैमरे हैं और सबके पास टेप रिकॉर्ड है। काश उस जमाने में होते, काश उस जमाने में ये खोजपूर्ण पत्रकारिता होती, काश उस जमाने में विपक्ष इतना मजबूत होता, क्योंकि कांग्रेस का जमाना था, जो है सोशलिस्ट पार्टियां कमज़ोर थीं, जनसंघ कमज़ोर था। तो आपको घोटालों की मैं सूची दे सकता था। फिर भी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो बोफोर्स देखा, रक्षा सौदों में बेईमानी, और पहला जीप घोटाला, वो भी रक्षा से ही मतलब था। ये कांग्रेस की पोल खुलती है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो 2G होता है, कोयला में होता है, कॉमनवेल्थ में होता है। तो उसको लोग कहते हैं कि पाताल के नीचे, कोयले में, पाताल में भ्रष्टाचार किया, जमीन पर भ्रष्टाचार किया और अंतरिक्ष में भ्रष्टाचार किया। खेलों को तो कम से कम माफ कर देना चाहिए था। तो कुल मिला के ये कहना है कि ये राजनीतिक लोगों की बस की नहीं है कि वो 8 साल काजल की कोठरी में रहें और दामन पे दाग ना लगे। ऐसा वही व्यक्ति हो सकता है। फिर जब कैप्टन जैसा होता है, टीम वैसी हो जाती है। तो पॉलिटिकल होता तो मुझे लगता है कि पूरा ही कुर्ता काला हो चुका होता 8 साल में। ऐसा वो व्यक्ति हो सकता है जो फकीर टाइप का हो, या मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ औघड़ हो। बाबा महात्मा अलग टाइप के होते हैं, एक औघड़ अलग टाइप का होता है। या परमहंस हो जाते हैं, उनको किसी बात की चिंता ही नहीं होती। तो एक शेर पढ़ता हूँ मोदी जी के लिए, ना मांझी, न जब 14 का याद करो, आज दूसरी परिस्थितियाँ,
न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है, और फ़कीरी का अपना अलग ही मज़ा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुर्सी से चिपकना नहीं चाहता है, जो बहुत वोट बैंक की चिंता करे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करे, वो कभी भी राष्ट्र हित में बड़े निर्णय नहीं ले सकता है। कोई ऐसी पार्टी होगी कि जो उसका वोट बैंक हो। अगर विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है या उद्योगपतियों की पार्टी है, तो फिर डिमोनेटाइजेशन करता कोई? फिर व्यापारी इसका प्रमुख वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर थी तब भी कस्बों में और शहरों में मजबूत थी। जनसंघ के दीपक को भी शहर ने तेल और बत्ती देने का काम किया। तो शहर में जब व्यापारी रहते हैं तो कोई भी एक हवा में पत्थर कैसे जीएसटी नाम का उछाल सकता है, लेकिन जीएसटी लाई और उसको लोगों ने अब अच्छा ही माना है, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिली है। तो अब इन चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि ये 8 साल बेमिसाल इसलिए, जो पहला उदाहरण तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त दिया है, लेकिन ये योजनाएं जो गरीब कल्याण योजनाएं ज़्यादातर हैं उत्तर प्रदेश में, अगर हम सरकार बनाने में सफल हुए हैं तो उसके पीछे केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर, ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है, जैसे गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था। बाबा का बुलडोजर जैसे कह देते हैं हम लोग। हालांकि बुलडोजर भी दो हैं, एक बुलडोजर है जो सड़क निर्माण के काम आ रहा है, पर डे आप पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर हम बना रहे हैं, और दूसरा बुलडोजर जिन लोगों ने संपत्तियां इकट्ठी कर रखी हैं, विकास प्राधिकरणों के नक्शे बनवाना अपनी तौहीन समझते रहे, 40% जमीन खरीदते रहे, बगल की 60% को इंक्रोच करते रहे, झूठे सच्चे अंगूठे के निशान लगा करके, उल्टी सीधी वसीयतें बना करके, पावर ऑफ अटॉर्नी करके भूखंडों पर कब्जा करते रहे। ये दूसरा बुलडोजर उन पे चल रहा है, और ये दूसरा बुलडोजर है, ये कोई सरकार की गुंडागर्दी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की विधानसभा में पारित किया गया जो गुंडा एक्ट है और जो दूसरा एक और अपराधियों पर नियंत्रण वाला कानून है। तो दो चीजें होती हैं, एक ध्वस्तीकरण, एक जब्तीकरण। तो जब्त भी कर सकते हैं, सम्मन आया सम्मन आया सम्मन आया, चिंता ही नहीं करे, फिर बेलेबल वारंट आया, बेलेबल वाला वारंट आया, बेलेबल वारंट आया, चिंता नहीं करे, फिर नॉन बेलेबल आया, नॉन बेलेबल आया, चिंता ही नहीं करते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, नॉन बेलेबल के बाद तो 82 और 83 की कार्रवाई होती है, 82-83 सीआरपीसी, उसकी तहत ये जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है। मेरे फादर पुलिस में थे, मुझे बचपन में याद है कि जब वो कुड़की करके आते थे, जो बहुत पेशेवर हत्यारे थे, क्रिमिनल थे, हैबिचुअल ऑफेंडर थे, तो चक्की भी तोड़ के आते थे, उस दिन का चूल्हा भी तोड़ के आते थे कि घर में खाना नहीं बनना चाहिए। अव्वल तो बिजली का पंखा नहीं होता था, नहीं तो उसको भी उतार के लाते थे। मैंने तो अपने बचपन में याद देखी कि मेरे पिताजी जब कुड़की करके लाते थे तो भैंसों को भी उठाने लाते थे। तब ये होता था कि जो 4 लोग इस कुड़की के दृश्य को देखते थे, तो जिनके मन में अपराध के कुछ अंकुर उग रहे होते थे, उनकी भ्रूण हत्या वहीं हो जाती थी और डुगडुगी करा के करते थे। 4 गांव के लोग और देखें तो ये कानून के तहत भी होती थी और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। तो जो अपराध की दुनिया मानना चाहते थे वो रुक जाते थे, और वो व्यक्ति की जब ये सामाजिक अपमान होता था, किसी के घर की कुड़की हो रही है, आजकल तो कुड़की बड़ी अजीब तरीके की पुलिस कर रही है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि अगर किसी की तिरासी होती है तो सामान की सूची बनाते हैं और किसी को सौंप देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि वो अपनी अपराध से पैदा की हुई संपत्ति का उपयोग और उपभोग ना कर सके। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी सरकार आई है। और तीसरा, बूथ अध्यक्ष से लेके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पिछले 5 साल में परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया है, उससे भी कमल खिला है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं बनने के पीछे केवल कारण है कि मोदी जी का स्वयं गरीब होना। तो मैं तो पार्लियामेंट में बोला हूँ कि अगर
मैंने कोई पुण्य का काम किया हो, तो जब तक डेमोक्रेसी इस देश में रहे, इस देश का प्रधानमंत्री किसी महागरीब को बनना चाहिए। शर्त एक है कि लुटियन जोन में आने के बाद भी उसको अपनी गरीबी याद रहे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ बड़ी बात कही इन्होंने। मुझे लगता है कि इस पे तो तालियां बजनी चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति की इस तरह की सोच है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अगर अच्छी बातों पे हमारे दर्शक मूक होकर ना बैठे, जरूर मंत्री जी को भी जरूर उन बातों को, और हमारे जो दर्शक देश भर के चैनल को देख रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि प्रमुख बात क्या मंत्री जी ने कही है। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, हम सब ने पढ़ी है। मेरा पुराना डायलॉग है, आजकल तो बड़ी कॉमन चीज हो गई है, तो मैं बहुत बचपन से कहता हूं कि डनलप पिलो पर सोने वाले, अब तो आजकल है कि शायद डनलप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात कहानी को कंठस्थ कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं और रट कर के 90% नंबर ला सकते हैं। लेकिन उस कहानी के दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की रात एक पिछौरा में काटी हो। अब कई एलिट क्लास के पूछेंगे पिछौरा क्या होता है, चादर को पिछौरा कहते हैं। तो मोदी जी अगर वो 8 बाई 10 के कमरे में सभी भाइयों के और बहनों के साथ, माँ बाप के साथ जीवन ना गुजारते, चाय नहीं बेचते, अगर उन्होंने नहीं देखा होता कि उनकी माँ शौच के लिए कहीं बाहर जाती हैं, तो मुझे लगता है शौचालय भी नहीं बन पाते। तो इस देश के, बल्कि मैं कहता हूं कि आज़ादी के बाद शुरू के दिनों में ज़्यादा गरीबी थी, तो खेत में शौच करती हुई अथवा सड़क पर शौच करती हुई महिलाओं को हर प्रधानमंत्री ने देखा। वो जिंदा थे, दिल था उन पे, क्योंकि वो जिंदा थे, लेकिन जिंदा होने का सबूत ज़्यादा नहीं देते थे। जिंदा हो और इंसान हो तो आपके हृदय में संवेदनशीलता होनी चाहिए, तो वो संवेदनशीलता का भाव था। जबकि मैं कहूँगा कि नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने और बाद में मोरारजी भाई और चरण सिंह जी ने, सब ने देखा है। और बहुत लोग बाद के देहाती बैकग्राउंड से भी आए हैं, जैसे चंद्रशेखर जी देहाती बैकग्राउंड से आए हैं। वीपी सिंह राजा भले थे, लेकिन उन्होंने गांव देहात देखे थे, देवगौड़ा साहब ने देखे थे, सबने देखा। मुझे लगता है कि मोदी जी से पहले शौच करती हुई सड़क पर महिलाओं को ज्यादा लोगों ने देखा, क्योंकि शुरू के दिनों में बैकवर्डनेस ज्यादा थी। क्यों नहीं शौचालय बनाया? ये शब्द जो मैं टीवी पे बोलता हूँ, इस पे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला। ये इज इट नॉन वेज वर्ड? इसमें अश्लीलता क्या है? मुझे लगता है कि मंत्री जी जो है दर्शकों की आम बात को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं कि उसको भावनाओं के साथ साथ में शब्दों में भी परो रहे हैं। और सर इसीलिए शायद मैं कह सकता हूं कि एसपी सिंह बघेल जी को हम एक राजनेता के तौर पे नहीं, बल्कि वो व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के तौर पे इनको हम देखते हैं। सर अब तमाम लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आज हमने अपने सेशन में एक मिनट में प्रमुख 7-8 योजना बता दूं। हम सर आपके इस बात हम अभी पब्लिक सेशन भी करेंगे सर आपके साथ। कर लेंगे, मैं टाइम लेके आया हूँ जी। जब मैं कहीं या तो जाता ही नहीं हूँ, जाता हूँ तो समय लेके जाता हूँ। तो बेमिसाल तभी तो सिद्ध हो पाएंगे जब मैं अपनी बात बता पाऊंगा। तीसरा, ये प्रधानमंत्री आवास, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब आप शहरों में निकलिएगा तो ये लोग गलत आलोचना करते हैं कि कंबल लेने के लिए लोग सड़क पे सोते हैं। नहीं, मजबूरी में सड़क पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। और कोठियों से मुल्क के मेयर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इसलिए वो फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आई है, जिसमें लगभग 11 करोड़ लोगों ने वो मकान बनवाए हैं। उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आई है, वरना कुछ योजनाएं आती थीं जो जाति विशेष के लिए होती थी अथवा वर्ग विशेष के लिए होती थी। हमारी जो योजना है वो किस केंद्र वाली है? वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक रहने वाले गरीब लोगों के लिए। यहाँ माइंडसेट एक बात और करके जाइएगा। अक्सर होता है कि गरीबी की बात हम बहुत 5 स्टार होटलों में करते हैं। ये देश सब लोग सुन रहे हों तो आज अपना माइंड सेट करिएगा और अपने मन की मानसिकता को बदलिएगा। 12,000 रुपए की कीमत का वो शौचालय है जिसको बनवाने के लिए लोग सिफारिश के लिए मेरे पास भी आते हैं और प्रधान के चक्कर काटते हैं। मात्र 1,20,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास
का आवास है। लेकिन यकीन मानिएगा कि जब वो बनता है और जब कभी हम उसके उद्घाटन में कभी कभी एक का क्या उद्घाटन करने पूरे गांव में जाता हूं, तो मैंने ये दृश्य देखे हैं कि वो महिला लगभग पगला जाती है। मेरे मुंह में बतासे कई बार ठूंसे गए हैं खुशी के मारे। तो घर में घी ना होने पर सरसों के तेल की आरती करी है, क्योंकि उसके पहले वो एक छप्पर में सो रही थी। बरसात में पानी टपकता है, गर्मी में लू लगती है, ठंड में ठंड लगती है, और सोते हुए कपड़े ऊपर अगर उठ जाते हैं तो गांव में निकलने वाले लोग देखते हैं, और कई बार देखने पर उनकी बदनीयती हो जाती है। फिर उसमें भैंस बनती है, भैंस पेशाब करती है और पूंछ हिलाती है, क्योंकि जब 12 डिग्री और 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा भैंस के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि जो एनिमल है वो पैरेलल इकोनॉमी है किसान की। 5 बीघे जमीन वाला उतना लाभ नहीं कमा पाता है अगर 4 मुर्रा भैंसें हों। तो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बहुत छोटे गांव में पैदा किया। एक 32 घरों का एक छोटा सा मजरा है, उसको गांव भी नहीं कहते हैं, वो उसको हेमलेट कहते हैं। तो शुरू में उस पर आलू का जो बोरा होता है, वो बोरे से हम लोग भैंस को शुरू के टेम्परेचर में बचाते हैं। इसके बाद फिर धान के प्यार को बना करके उस पर डालते हैं। फिर जब दिसंबर की ठंड पड़ती है तो अपने उस मढ़ा में मकान में लाते हैं जिसमें खुद सोते हैं। तो आधे कमरे में बच्चे सोते हैं और या आदमी सोता है, और आधे में भैंस बंधी होती है। तो इथेन मीथेन रात भर सूंघते हैं। अब वो परेशानी हल करी है प्रधानमंत्री जी ने आवास बना के। नंबर 3 बात, इलाज के अभाव में अब कोई नहीं मरेगा, और मरना सबको है, लेकिन इलाज के अभाव में नहीं मरना है। शुरू में जब अब जिस देश में 11-12 करोड़ लोग मनरेगा के मजदूर हों, मनरेगा में यह है कि 100 दिन काम मिलना है, मनरेगा में यह है कि 200-225 रुपये मिलने हैं। अब सोचिएगा, और मनरेगा ने माइग्रेशन को रोका है, तो मनरेगा का मजदूर कोई है और वो बीमार पड़ जाता है। इसमें 2 चीज़ों का होता है, जिस दिन वो काम करता है एक तो उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं, ये 200 रुपये मारे गए, ऊपर से डॉक्टर के पास जाना है। तो आप क्या सोच रहे हो, मेरी ये अपनी निजी राय है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि अगर मुझे, आपको और महाराज जी को, तीनों लोगों को मलेरिया है, तो क्या हमारी दवाइयाँ कॉमन नहीं होनी चाहिए? एक ही पैथोलॉजिकल टेस्ट के अनुसार दवाई होती है, और एक चौथा रिक्शा चलाने वाले को भी सेम बीमारी है। क्या हम एक ही सॉल्ट खाते हैं? क्या ऑगमेंटिन वो खा पाएगा 45 रुपए की? तो डॉक्टर मेडिकल कोर्स के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि 5 दिन एंटीबायोटिक चलेगी। हम और आप, मैं नहीं अपने को बहुत गरीबी बताना चाहूँगा, मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी है, हम और आप ऑगमेंटिन और एलेग्रा खाएंगे, और वो नीली पीली गोलियाँ बिना रेपर वाली खाएगा, और जबकि हमारी तीनों लोगों की बीमारी एक है। इस दर्द को भी मोदी जी ने समझा। अब शुरू में क्या होता है, हम बीमार होते हैं तो 2 दिन तो हम गांव के जो देहाती बूटे हैं, मैं उसमें अपने को शामिल करता हूँ, 1-2 दिन तो नोटिस में नहीं लेते हैं कि हम बीमार हैं। 1-2 दिन बाद चाय में तुलसी जी के पत्ते डाल करके, दालचीनी डाल के कोशिश करते हैं कि इससे ठीक करेंगे। फिर 2-3 दिन बाद काढ़ा, माफ़ करना, ये काढ़ा गरीबों का था जो कोरोना में अमीरों का हो गया, तो वो काढ़ा हम लोग पीते थे। इसके बाद भी जब ठीक नहीं हो रहे हैं तो जो मनरेगा से, क्या बात, बहुत अच्छी बात है कि काढ़े को तो मुझे लगता है लोग भूल ही गए थे कि काढ़ा भी कोई चीज होती है, लेकिन हर घर में काढ़ा पिया जा रहा था, बल्कि दिन भर पिया जा रहा था कि लोगों की उससे भी तबीयत खराब हो गई। जो तो जो बचे हुए पैसे हैं, ये पैसे 1000-500 नहीं होते हैं, ये गलतफहमी दूर करके जाओ, ये कुछ खुले पैसे होते हैं, 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। अब सोच लो 45 रुपये वाला डॉक्टर भी कौन सा होगा, और डॉक्टर कहता 5 दिन का कोर्स है, वो कहता भाड़ में जाए आपका कोर्स, ऐसे ही बोलता है, मुझे तो ये 38 रुपये में दवाई दो। तो वो कागज की पुड़िया बनाकर अखबार की कुछ नीली पीली गोली देता है। अब उसका भी मेदांता में इलाज होगा, अगर उसका आयुष्मान कार्ड धारक है वो, और पैनल में जो अस्पताल होगा, आयुष्मान कार्ड धारक सीधे अस्पताल में घुसेगा और अपना इलाज कराएगा। तो ये बड़ा काम है या नहीं काम है जी? अच्छा चलो, ये सब छोटे काम है, अकॉर्डिंगली राहुल गांधी बड़े छोटे काम है, तो कर जाते ना, नाना जी और दादाजी और पिताजी और दादी, छोटे काम है, कर जाते। अगर ये छोटा काम है तो आपने नहीं किया, अगर ये बड़ा काम है तो मोदी जी ने किया, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात,
मेरे को याद आ रही है अब, मैं एक बार आई वॉज इन पुलिस, छुट्टी पे गया घर। हमारी माँ का नियम था कि दिवाली घर करनी है सब लोगों को, संयुक्त परिवार है हमारा, तो कई छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैं माँ को देखा कि रात में 5 बार उठ के उन्होंने चूल्हा जलाया बच्चों के दूध को गर्म करने के लिए। तो सुबह मैंने कहा आप तो सोई नहीं है पूरी रात में, 5 बार आपने चूल्हा जलाया, उठी हैं। तो उन्होंने कहा ना तो तुमने थर्मस ला के दिया और ना गैस है। मुझे बात चुभी भी और लगा कि ये होना चाहिए। मैं लौट के गया, मेरी पोस्टिंग मेरठ में थी, तो मैं एक गैस एजेंसी पे गया और उससे मैंने कहा कि भाई मुझे गैस चाहिए। थोड़ा पुलिस का रुआब भी था, तो उनका फॉर्म भर दो। फॉर्म भरा, मैंने कहा कब आऊँ? तो उनका 5 साल बाद पूछने आना। तो पहले तो मैंने अपने जरा कंधों पर सजे हुए स्टारों को देखा कि कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैडम मेरे को तो चाहिए जल्दी। मैडम इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक रिटायर्ड कर्नल की विडो थी, और पहले गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप वाले भी बड़े आदमी होते थे, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा ये सब दिया जाता था। तो कहा 5 साल बाद, मैंने कहा नहीं मुझे जल्दी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है ब्रह्मदत्त जी से लिखवा लो। ब्रह्मदत्त जी जानते हुए मैंने कहा कि कौन है? बोले पेट्रोलियम मंत्री है। मैंने कहा मेरी हैसियत वहाँ तक नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और मुझे कहते हुए अच्छा भी लग रहा है कि मैंने उनकी कार का नंबर नोट कर लिया। उस जमाने में 1984 में 5-6 कारें होती थी मारुति शहर में, नई नई आई थी, ब्लैक चल रहा था। तो नियम विरुद्ध नहीं, नियम से मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करते हुए, क्योंकि ये जो बड़ी कारों के मालिक होते हैं ना, ये मोटर व्हीकल एक्ट को ज़रा छोटा समझते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में रहती है लैंड क्रूजर चला रहे हैं, ये ऑडीज चला रहे हैं, ये BMW चला रहे हैं, ये तो ट्रैफिक का सिपाही है, मेरे पास मारुति है। ये लाल बत्ती का भी उन दिनों ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि उनको अपनी मारुति पे बड़ा गर्व था। मैं ले जा रहा हूँ बच्चों को 84 की तरफ, 84 में ये गुमान था, तो उसका हफ्ते में 6-7 बार चालान करवाया और किया। समझ गई वो कि आखिर ये चालान क्यों हो रहे हैं। चालान हो सब नियम से ही रहते, लेकिन वो जो जलवा होता था कार मालिक का, वो हमारे दिमाग में नहीं था। तो मुझे बुलाया फ़ोन करके और कहा कि इतवार को आना, चुपचाप आना, आपको गैस कनेक्शन देंगे। तो मैंने वहाँ भी शर्त लगाई। मुझे इतना पता था कि ये गैस एजेंसी वाले अपने यहाँ से चूल्हा भी खरीदवाते हैं और चूल्हे की कीमत वही तय करते हैं। और मैं कानून को बहुत पढ़ने का शुरू से शौक़ है, तो उसमें लिखा था कि ISI मार्का होना चाहिए। तो मैंने मैडम से कहा चूल्हा नहीं लूँगा। चूल्हा मैंने श्रुतिगंज एक जगह, एक सरदार जी चूल्हा बनाते हैं, लेकिन उनके पास ये ट्रेडमार्क है, उनसे एक चूल्हा खरीदा। लेकिन यकीन मानिएगा कि उस भरे हुए गैस सिलेंडर को लेके और उसका रेगुलेटर और चूल्हा लेके संगम एक्सप्रेस में बैठ के मैं जब अपने गांव गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि ये है, तो मेरी माँ ने ये कहा कि ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि जब आषाढ़ के महीने में और सावन के महीने में ढेंचा गीला हो जाता है। अब मैं ढेंचा को डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्या होता है। खाड़ू गीली हो जाती है अरहर की लकड़ी, और तोई गीली हो जाती है सरसों की, और कंडे और उपले जब गीले हो जाते हैं तो खाना बनाना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो याद करो हम सबके घरों में एक फूकनी होती थी, आज किसी के घर में है? तो माँ ने कहा कि ये धुएं से लगभग मोतियाबिंद आँख में हो गया है, अब ये तुमने बड़ा काम किया है। 3 महीने बाद मैं गया तो मैंने कहा बड़ी दिक्कत होती होगी। अम्मा से कहा कि ये चूँकि एजेंसी नहीं थी आसपास, ब्लैक में जाता होगा, इटावा भरने जाता होगा। तो माँ ने कहा मैं अमृत की तरह इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी रिश्तेदार के आने पर रात में इसको जलाती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जो 3 पुलिस अफसरों की माँ थी, उन्होंने गैस चूल्हे को सबसे बड़ी गिफ्ट जीवन की मानी थी। मोदी जी अब अंतिम आदिवासी महिला को वो उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर दे रहे हैं, इसलिए ये बेमिसाल 8 साल है।